जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सुथार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम आईपीओ एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो किस इन्वेस्टर्स को किस लिमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए, कितनी लिमिट तक अप्लाई कर सकता है और किस मेथड से अप्लाई करना चाहिए ताकि उसके अलॉटमेंट के चांस सबसे ज़्यादा हो। हम कर रहे हैं आईपीओ सीरीज बाय आइडियल फिनवे, जिसके अंदर बेसिक से एडवांस हर एक कॉन्सेप्ट को एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ और एक प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज के साथ हम कवर करने वाले हैं। हर एक बिगनर और प्रो ट्रेडर को इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहला सवाल, हम आईपीओ को कितने मेथड से अप्लाई कर सकते हैं? हम आईपीओ को 3 मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है यूपीआई मेथड। ठीक है, हर जैसे ये एप्लीकेशंस होती है, यूपीआई एप्लीकेशंस होती है, हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के एक यूपीआई आईडी होती है। ठीक है, आईपीओ सेक्शन में एक यूपीआई मेथड होता है जिसके अंदर आप अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हो। यूपीआई की मैंडेट सबमिट करनी होती है, मैंडेट रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होता है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर मैंडेट जाती है और 2 से 3 मिनट के अंदर आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। सबसे ईजी और सबसे कॉमन मेथड है। दूसरा सबसे कॉमन मेथड आता है नेट बैंकिंग सर्विसेज और असबा एप्लीकेशन। ठीक है, हर एक बैंक की अपनी नेट बैंकिंग सर्विसेज होती है। नेट बैंकिंग सर्विसेज के अंदर असबा डीमेट सर्विसेज होती है जिसके अंदर आईपीओ सेक्शन होता है और पर्टिकुलर आईपीओ को सबमिट करने के बाद, डीमेट आईडी सबमिट करने के बाद आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो और इसके अंदर कोई मैंडेट का रोल नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर रिजेक्शन के सबसे कम चांस होते हैं बिकॉज जो पैसा ब्लॉक होता है वो डायरेक्टली बैंक से होता है, उसके अंदर मैंडेट का कोई रोल नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, 99% चांस में कोई रिजेक्शन नहीं आता, लेकिन 1% केसेस में क्या होता है, मैंडेट आता नहीं है, डिले हो जाता है, पेंडिंग में रह जाता है, जिससे क्या होता है आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन नेट बैंकिंग में कोई मैंडेट का रोल नहीं होता, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन अप्रूव होती है। तीसरा मेथड है ऑफलाइन एप्लीकेशन। जब एक कंपनी आईपीओ लेकर आती है, हर एक बैंक के साथ टाई अप करती है और उसके अंदर आप हर एक बैंक को अप्रोच कर सकते हो कि मुझे इस आईपीओ की ऑफलाइन एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, उसको प्रिंट कराने के बाद हर एक इन्फॉर्मेशन को आप मैन्युअली सबमिट कर सकते हो और कैटेगरी सबमिट करने के बाद, बिड प्राइस सबमिट करने के बाद आपको एक चेक अटैच करना होता है। ठीक है, दैट्स ऑल, आपको बिग बैंक को सबमिट करना होता है। ये सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, उसके बाद नेट बैंकिंग आया, उसके बाद यूपीआई मेथड आया। ठीक है, यूपीआई में आप 5 लाख तक आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, 5 लाख से ज़्यादा आप नेट बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि आईपीओ के अंदर कितने इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है और कौन से इन्वेस्टर्स की कैटेगरी कितनी लिमिट तक, कितने अमाउंट तक अप्लाई कर सकता है। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी, वो 10,000 से 2 लाख तक की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर आता है स्मॉल एचएनआई यानी छोटा लाला। ठीक है, जो 2 लाख से 10 लाख तक की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। फिर आता है बड़े लाला, बिग एचएनआई, जो 10 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन अप्लाई करता है। ठीक है, और ये सिर्फ नेट बैंकिंग से अप्लाई हो सकता है, आपको प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है बड़े मोटे लाला। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसके अंदर इंडिविजुअल यानी आम आदमी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इसके अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस यानी जो बैंक्स होते हैं, क्वालिफाइड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, उन्हीं को कवर किया जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउस, कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इन्वेस्टर्स को कवर किया जाता है। इसके अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कवर नहीं किया जाता और इनका जो अमाउंट होता है ना, बिड अमाउंट 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि कौन से इन्वेस्टर्स किस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तीनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन, दैट्स ऑल। लेकिन हर एक कैटेगरी अप्लाई नहीं कर सकती तीनों मेथड से। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और फिर आता है स्मॉल एचएनआई। ठीक है, मैंने स्मॉल एचएनआई का डिस्कशन कर रहा हूँ, जो 2 लाख से 10 लाख तक की अप्लाई करते हैं। स्मॉल एचएनआई अगर 5 लाख तक अप्लाई करते हैं तो वो नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख से अगर ज़्यादा अप्लाई करना है तो उनसे नेट बैंकिंग से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेट बैंकिंग में डीमेट असबा सर्विसेज होता है, डीमेट नेट बैंकिंग लॉगिन करनी है, क्लाइंट आईडी, डीपीआईडी सबमिट करनी है, लेकिन फर्स्ट टाइम सबमिट करना होता है, उसके बाद सबमिट नहीं करना पड़ता। उसके बाद सिर्फ आपको पर्टिकुलर आईपीओ सबमिट सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है, दैट्स ऑल।
और बिग एचएनआई तो यूपीआई से अप्लाई ही नहीं कर सकती। सवाल आता है बिग एचएनआई किस मेथड से अप्लाई कर सकती है? बिग एचएनआई नेट बैंकिंग सर्विसेज और ऑफलाइन मेथड से अप्लाई कर सकती है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जैसे इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है ना, क्या हम दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं? मान लो कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स में मैंने अप्लाई कर दिया, क्या मैं साथ ही साथ स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं बिग एचएनआई में भी अप्लाई कर सकता हूँ साथ ही साथ, यानी रिटेल प्लस बिग एचएनआई, रिटेल प्लस स्मॉल एचएनआई? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। एक पैन पर सिर्फ एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, आप दो कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकती, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। न ही स्मॉल एचएनआई प्लस बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन होता है कि हर एक कंपनी का एक शेयर होल्डर कोटा होता है, ठीक है। शेयर होल्डर कोटा होता है तो उस सिचुएशन में आप दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल आता है ये शेयर होल्डर कोटा क्या होता है, ठीक है। जब कोई सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, जब कोई सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आता है तो पेरेंट कंपनी जो पापा कंपनी होती है ना, उसके आप शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पेरेंट कंपनी की एक शेयर बाय करते हो तो आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होते हो। हर एक प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, किस कंपनी का, किस पेरेंट कंपनी का शेयर बाय करना है और किस रिकॉर्ड डेट से पहले अप्लाई करना है कि आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल हो। और अगर आप सिर्फ एलिजिबल हो तभी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको दो कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या क्या हम एक सीक्वेंस ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक पैन पर सिर्फ एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब शेयर होल्डर कोटा होता है एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। यानी आप एक एप्लीकेशन रिटेल में अप्लाई कर सकते हो प्लस शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई करते हो तो एक सेक्शन आता है जिसके अंदर पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, रिटेल कोटा, शेयर होल्डर कोटा, एम्प्लॉय कोटा। तो आपको रिटेल कोटा सब सेलेक्ट करना है फर्स्ट एप्लीकेशन में, दूसरी एप्लीकेशन में शेयर होल्डर कोटा अप्लाई सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल आता है कि किस लिमिट तक कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। एक रूल होता है, शेयर होल्डर कोटा में आप मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक की एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, बिड कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 2 सीक्वेंस मिलते हैं, ठीक है। रिटेल प्लस शेयर होल्डर, स्मॉल एचएनआई प्लस शेयर होल्डर या बिग एचएनआई प्लस शेयर होल्डर, दैट्स ऑल। इस तरीके से सीक्वेंस बन सकता है। रिटेल में बेसिक रूल होता है 10,000 से 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डर कोटा में मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक की बिड कर सकते हो और शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें आप चाहे एक लॉट अप्लाई करो या मल्टीपल अप्लाई करो, 2 लाख तक ऐसे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आता है शेयर होल्डर कोटा 2 लाख तक। अब भूल जाओ कि बिग एचएनआई है, ठीक है। स्मॉल एचएनआई में 2 लाख से 10 लाख तक अप्लाई कर सकते हो या बिग एचएनआई में 10 लाख से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या मैं किस कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस तक का बेनिफिट होता है? कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है? जब आप अप्लाई करते हो एक प्राइस बैंड होता है, एक लोअर प्राइस बैंड, एक अपर प्राइस बैंड। मान लो 95 से 100 है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगी, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाता है, जो सबसे ज़्यादा बिड प्राइस लगाता है, उसको अलॉटमेंट के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ प्राइस यानी जो सबसे ज़्यादा प्राइस होता है वही होता है, और ये कट ऑफ प्राइस का बेनिफिट सिर्फ रिटेल कैटेगरी को होता है। स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में कोई कट ऑफ का बेनिफिट नहीं होता, उसमें आपको पर्टिकुलरली प्राइस मेंशन करना होता है कि इतने नंबर्स ऑफ शेयर मैं इस प्राइस पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और हर एक मतलब स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में आपको एक प्रॉपर बिड करना होता है, कट ऑफ प्राइस का बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। अब सवाल आता है कि एक आईपीओ की टाइमिंग क्या होती है? नॉर्मल ट्रेडिंग आवर कितना होता है? 9:15 से 3:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और आईपीओ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है 10 बजे से 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। अगर आपने 5 बजे के बाद या सैटरडे या संडे को अप्लाई किया तो आपकी मैंडेट पेंडिंग रह जाएगी और अप्रूव नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपने 10 बजे से 5 बजे के बीच में अप्लाई किया मंडे टू फ्राइडे, आपकी मैंडेट इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। आपको जब भी आईपीओ अप्लाई करना है तो 10 बजे से 5 बजे के बीच में अप्लाई करना, आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हम यूपीआई से एक आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, यूपीएसए कैसे अप्लाई करें कि आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएं, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस सीरीज को फॉलो करना, थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आपको इस पार्ट से कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और किसी बिगनर दोस्त को जरूर शेयर करना, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। इस चैनल को फॉलो करना एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।